अस्सलाम वालेकुम। मुकम्मल नावल का लास्ट में पता चलेगा। अहमद बिल्डर्स की बिल्डिंग के सामने गाड़ियां झटके से रुके हुए से गाड़ी लाख करते हुए सीढ़ियां एक साथ लांघती चली गई। आखिर में दाखिल होते सरसी नजर सब पर डाली हुई अपनी फिक्र विराजमान जवान होते हुए सांस हाँकने लगी। सब इसकी तरफ मुतवज्जा हो चुके थे। किसी को टक्कर मार विकी की पुलिस पीछे लगी होगी जो ये हालत है। जफरी ने मुस्कुराते हुए जुमला किया, कभी खैर के कलमा भी मुंह से निकाल लिया करो, शायद अल्लाह तुम्हें भी जन्नत का मुंह दिखा दे। माहम ने घूरते हुए जवाब दिया। साथ ही नजरें एमडी साहब के ऑफिस से बाहर आती अनीता पर जमाती इसकी तरफ आ रही थी। खैर के कलमात मुंह से निकालने के लिए एमडी साहब का आपको याद फरमारे हैं मोहतरमा। अनीता के मायने खेज अंदाज पर घबरा गई। क्या बहुत गुस्से में है? मुझे क्या पता। क्यों नहीं पता तुम्हें? आखिर तुम सेक्रेटरी हो एमडी के। चलो अच्छा चलो ये तो बताओ देखने में कैसे मशहूर हो रहे थे? वो तेज से फाइल समेटने पूछने लगी। बहुत स्मार्ट और हैंडसम। नीता ने बरजस्ता कहा, तुम्हारा दिमाग हमेशा उल्टा ही चलता है। मैं तो ये नहीं पूछ रही थी। इसके बुरा माने पर नीता बेसाख्ता हंस पड़ी। मैडम अब क्या आप बैंडबाजी के साथ जाएंगी? रफी की जुबान फिर खुजली हुई। तो तुम तो चुप ही रहो। वो गुस्से से बोली, हाँ कोई नया काम मेरे हक में करना चाहते हो तो एम्बुलेंस मंगवा लो। से फातिहा पानी का इंतजाम भी करें क्योंकि शायद मेरा आखिरी वक्त आ गया है। आखिर फायरगामाई अंदाज में कैसे अंदर दाखिल हो गई। एमडी साहब फाइल पर झुके हुए थे। इसके अंदर दाखिल होते ही पूरी तवज्जो इसकी जानिब मरकूज कर, सर आपने बुलाया था मुझे माहम ने एतमाद बहाल करने की खातिर तेज से कहा। मिस माहम राज क्या आप बताना पसंद फरमाएंगे कि ऑफिस टाइम क्या है? नौशेरवा अहमद ने इसकी बात नजरअंदाज करते हुए मुझसे पूछा। जी सर 8 बजे। वगागन शर्मिंदर। और इस वक्त क्या टाइम हुआ है? मेरा बदस्तूर सख्त। इसने फोन की लाइट की तरफ देखा। बोली, सॉरी सर मैं जल्दी में घड़ी पहनना भूल गई। क्या कहा जल्दी में? अगर 9:30 बजे को आप जल्दी फरमा रही हैं तो आपकी देर क्या होगी? वो गुस्से से फाइल खोल रहा था। सर मैं काफी दूर से आती हूँ। उसे तकरीबन मिनट बनाते हुए कहा। गालबन को काफ से पैदल मार्च करती हुई आती हैं। इसके तंजी अंदाज में कहने पर बावजूद नर्वस होने के से हंसी आ गई जिसे वो मुश्किल तमाम कंट्रोल किया। आज कितने बजे सोकर उठी थी आप? 9 बजे। रात में फिर सो गई। इसका ऑफिस टाइम 8 बजे है। मिस माहम जॉब करना इतना आसान नहीं है जितना आपने समझा हुआ है। इंतहाई लापरवाह हैं आप। याद रखिए मेरी चीज चिढ़ है देर तक सोने से। आपके डिसिप्लिन के खिलाफ मैं कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। फजूल किस्म के बहाने भी तक माफ करने मुझे। अब आप अपनी सीट पर तशरीफ ले जाओ। फाइल्स आज उस वक्त में मुझे मुकम्मल चाहिए। फाइल्स इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला। जबकि माहम तेज से दरवाजा खोलती बाहर चली गई। सबकी नजरें दरवाजे पर लगी हुई थी। इसके बाहर निकलने से किसी को कुछ पूछने की जुर्रत ना हुई। शक्ल पर 12 बजे देखकर सब समझ गए थे कि मामूल की कार्रवाई हुई है। वो मेज पर फाइलें फेंकती हुई धप से मेज पर ही बैठ गई। कुछ देर मोश रहने के बाद इसने रोहित सफर ने नीता के सामने से क्या फरमा रही थी आप? में से नीता रहमान के एमडी साहिब आप बहुत हैंडसम और स्मार्ट लग रहे हैं। चबाकर बोली। कहा तो क्या नहीं लग रहे? अनीता ने मासूम इसका जहर लग रहे हैं। और आज तो टाई भी वही लगाई हुई है ब्लैक डॉट्स वाली। जिस दिन ये मैंने स्टाइल लगाई हो मेरे साथ जरूर कुछ ना कुछ होता है। ऊपर से मुझे फरमा रहे थे फिर हर देर तक फजूल किस्म के बहाने सच ना आपसन है। भाई मैं क्या करूँ आपके सामने आपसन का? मैंने तो कभी नहीं कहा कि टाइम मत लगाया करें। मुझे सच ना आपसन हूँ लगाकर इसकी नकल चाहते हुए कि अपना गुस्सा कम करने में मसरूफ थी। लेकिन खिलाफ मामूल इन सब के गहरे उतरे हुए थे। क्या मतलब है? डांट तो मुझे पड़ी ही तुम लोगों ने। क्या भूत देख लिया है उसने? मारकर जबरदस्ती से पीछे मुड़ते ही इसने भी आखिर भूत देखी। नौशेरवा अहमद दरवाजे के बीचों बीच तरफ मकान मजबूती से गिरा था। मेरे खिलाफ जमीन में समाने के लिए थोड़ी सी जगह दे दे। इसे आंखें नीचे हुए दिल ही दिल में कहा। आंखें खोले तो आयन सामने मौजूद था। माथे पर बेशुमार माहूम फराज अहमद। सोने के अलावा आपके पास टाइम जो बचता है फजूल किस्म की कार्रवाई पर जाया करके। आपको याद है कि आज आपको मेरे साथ साइक पर चलना था? अगर आपने रिपोर्ट मुकम्मल की कम आपने रिपोर्ट 8:30 बजे साइट पर चलने के लिए तैयार रहना है। अंडरस्टैंड? इसने बुलाता मर से हिलाया और धप से कुर्सी पर बैठ गई। एंड रिमेंबर ज्यादा जाते पलटा हम एकदम फिर खड़ी हो गई। 8:30 का मतलब होता है 8:30। 1 मिनट की ताकीद में काफी माफी होगी। इसके जाने के बाद माँ हमने एक तरह से तरफ देखा जो हंसी जबत करने की कोशिश करके हाथ हो जा रहे थे और फिर खुद भी खिलाकर हंसी। वो खुद उठाई गाड़ी पर झुकी हुई थी। जब हान की आवाज पर इसे पलट कर देखा ने शेरवा अपनी गाड़ी इसकी घर के बिल्कुल करीब लाकर रोक। क्या मसला है? आप अभी तक यहाँ खड़ी हैं?
टाइम देखा है इमाम की त्वचा बढ़ती हुई शाम की तभी आप हर वक्त तो मुझे देखने पर मजबूर भागते रहते हैं, जबकि मैं आपको सुबह बता चुकी हूँ कि आज मैंने घड़ी नहीं पहनी। या खड़े होने के सब घड़ी खराब होना वरना मुझे कतन शौक नहीं है यहाँ पहनने का। वो तन कर इसके सामने खड़ी होते हुए बोली। नौशेरवान ने सबसे दिन दाल में इसका जायजा लिया। मर्दाना शर्ट और ब्लू जीन्स के साथ हल्के फुल्के स्पोर्ट्स शूज पहने वो अपने आप से भी लापरवाह नजर आ रही थी। सुनहरे दिल से पौनी की सूरत में स्टार में जतनी हुई थी, गले में सोने का लॉकेट खुला था। वैसे वो बहुत खूबसूरत लगती थी, चमकीली वैसी रंगत, और इस वक्त गर्मी की सुर्खी दौड़ रही थी। शेरवान दूसरी तरफ झुक कर गाड़ी का फ्रंट डोर खोला। चले आए, गाड़ी में बैठे थे। शाम हो चुके। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। बच्ची ने महसूस करी तो बोली। नौशेरवान चेहरे का फिर दम बदल बार हो गए। बोला, माँ मैं पहले ही बहुत लेट हो, तुम आराम से गाड़ी में बैठ जाओ, वरना जिस सूरत में तुम्हें उठाकर गाड़ी में फेंक दूंगा। तो उसने सर वो दोनों हाथ उसी गाड़ी की खिड़की पर घुमाते हुए फिर उसकी आंखों में अखलाक हो रही। अहमद बिल्डर्स के एमडी नौशेरवान वहां है। अहमद जिनकी शराफत के रंग के पूरे शहर में बेचे, इस किस्म का कोई स्कैंडल स्पोर्ट कर सकते हैं। स्कैंडल की बच्ची को गुस्से से बोला। जाने अहमद आदमी गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। उसके दांत देखते हो तेजी से गाड़ी में बैठ गई। नौशेरवान ने चेले के सामने हाथ चाबी रख दो गाड़ी की। माहिम ने चाबी इसके हाथ पर रख दी। इसकी गाड़ी लॉक करके वो अपनी गाड़ी में माहिम के बराबर आ बैठा। गाड़ी स्टार्ट करके देखते हुए लब देन कर ड्राइव करा। थोड़ी देर बाद उसने नजर जाने का ख्याल ना होता तो तुम्हें कभी साथ चलने सुना कहता करती रहती वहीं खड़ी। इसके बाद फिर तब मुझे भी अगर दर्जन का ख्याल हो तो पता ना आपके साथ सुनाती हैं क्या सड़ी इंसान। आखिर बात इसने दिल में कही कि अगर वो उठाकर गाड़ी में फेंक सकता है तो गाड़ी से बाहर भी फेंक सकते। गाड़ी से उतरते ही वो तेजी चलते ही लाउन में दाखिल हुई। सामने दादाजान मौजूद था। उसने मुझे प्यार दादाजान वो इनके गले में बाहें डालते हुए बोली, जीती रहो बेटी, इतनी देर क्यों लगा दी प्यार से। इसके बाद संवारते हुए बोली, अपने लाडले से पूछें कितना काम करवाते हैं। बोलते बोलते ने शेरवा को अंदर दाखिल होते देख कर एकदम मौजूद अस्सलाम कैसे लग रही है तो पूछ रही। मजाकती हुई दादी के आगे रुकते हुए बोला, हाँ बेटा। उन्होंने इसका चेहरा दोनों हाथ में थाम कर पेशानी चुम्बी। कहाँ है सब लोग। ताया ताई अम्मी रबिया हमारा कोई भी नजर नहीं आ रहा। माँ इधर उधर देखते हुए पूछने लगी, हाँ भाई वो सब लोग तुम्हारी बड़ी पुप्पो के यहाँ गए हैं। घर से बिलाल पाकिस्तान आ रहा है तो बस इसी सिलसिले में गए। हमला शायद सो रही है। अच्छा बिलाल है, इसका मतलब है हमें खुशी के दिन करीब आए। ने शेरवा खुशी से बोला। बड़ी पुप्पो का बेटा बिलाल है इसका। हम मोहम्मद भी था और डिग्री याद है। वो MBBS के बाद स्पेशलाइजेशन करने अमेरिका गया हुआ था। जाने से पहले हमरा और बिलाल को निकाह के बंधन में मान दिया गया था ताकि उनकी आपसी पर रुखसती हो सके। दादी जान प्लीज मेरा अच्छी सी चाय मेरे कमरे में भिजवा दो। शेरवा कहता सीढ़ियाँ चढ़ गई। ये हवा जाने कहाँ है देखना। बेटी चाय बनाकर तुम्हें भी पिलाई और शहरी को भी दे आई। दादी के कहने पर उठकर किचन में आ गई, मगर हवा का नामो निशान कहीं नहीं। आखिर खुद ही अल्लाह का नाम लेकर चाय का पानी चढ़ा दिया। जब वो चाय का कप लेकर ऊपर पहुंची तो वो नहा धोकर फ्रेश हो चुका था। थैंक यू सो मच। इसके हाथ से कप लेते हुए बोला, फिर एक नज़र चाय पर डालकर कहने लगा, मुझे तुमसे इस किस्म की तकरीबी कार्रवाई की उम्मीद थी। क्या हुक्का बका रहे, कैसी तकरीबी कार्रवाई क्या है। वो कप में मौजूद स्याह चीज की तरफ इशारा करते हुए बोला, जाहिर है चाय ही है। शर्मिंदा हुई बोली, अच्छा चाय है तो खुद पी कर दिखाओ। कप इसकी तरफ बढ़ाकर बोली, क्यों मैं क्यों पीऊँ। वो 2 कदम पीछे हट गई। देखा मैंने कहा था ना कि ये तकरीबी कार्रवाई है। जाहिर है इसे पीकर किसका सही सलामत रह जाना मौजा ही होगा और आज दिन भर की डांट का बदला लेने का इससे अच्छा क्या तरीका हो सकता। वह हंसते हुए कह रहा था, मगर वो नाराज से कप वहीं रख कर नीचे चली गई। कुछ खाया पिया कर लड़की शक्ल देख के ऐसी हो रही है। रंग पीला पड़ा हुआ। दादी से समझा रही थी। उनकी गोद में सर रखे लेट रही थी। मेरी कितनी ख्वाहिश थी बेटा तो इस घर में अपने बाप के साथ आती, मगर जो किस्मत को मंजूर। दादी ने दुपट्टे के पल्लू से आंखों में पानी साफ किया। दादी को रोता देखकर इसने आंसुओं को आंखों में ही रोक लिया और दादी के दोनों हाथ चूमते हुए बोले, दादी मैं आ तो गई हूँ आपके पास। क्या मेरे बाबा नजर नहीं आते। नौशेरवा जो दादी की दवाइयाँ लेकर आए थे, दोनों को बातें देख कर खुशी पर टिक गया। और दादी आप मेरी सेहत की भी बिल्कुल फिक्र ना किया करें। अगर मजीद खून मेरे जिस्म में पैदा हो भी गया तो आपके पोते मेरा खून खुश करने को काफ़ी है। वो मौजू बदल कर दादी को बहलाने में कामयाब हो गई। हाय नौशेरवा की बात कर रही हो माही, दादी हैरानी से बोली। तो और क्या दादी जान, कसम से आज भी उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा डांटा कि क्या बताऊँ। नौशेरवा के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वो इसकी आमद से कतई बेखबर अपनी किए जा रही थी। क्यों शहरी मैं क्या सुन रही हूँ। दादी के कहने पर इसने मुड़कर देखा। कुर्ती पर बुरा जवान था। और गौर ये किस वक्त आ गए। चलो मैंने कौन सा झूठ बोला। इसने खुद को सली। दादी जरा अपनी चेती से भी तो पूछे कि ये आज कितने बजे ऑफिस गई थी। अगर इन्हें डांट इतनी बुरी लगती है तो जल्दी जाया करें।
आखिर मैं भी तो जल्दी उठता हूँ, अब खुद ही देख लें 12 बजने वाले हैं और ये जाग रही हैं। सुबह 9 बजे से पहले तो उठेगी नहीं। चलो माँ हम अब सो जाया कर। आखिर मैं वो इससे मुखातिब हुआ। वो बादल नखास्ता उठ खड़ी हुई। देख लें दादी अब कैसे डांट रहे हैं, आखिर खुद भी तो अभी जाग रहे हैं। मुँह जोड़ते हुए बाहर चली गई। बेटा क्यों तंग करते हो, मेरे बच्चों की इतनी भोली सी तो है। दादी ये कहने पर वो हंस पड़ा। सबर आजमा लम्हे तो शोर को भी कुछ ना कह सके। बेटे की ने कौन सा मिलने कोशिश की थी, फिर फरहाद अहमद का जिक्र भी करना गुनाह था हो गया। हर कोई तकलीफ का मौत से कतराता था। फरहाद अहमद अक्सर लाहौर जाते थे मगर फिर फरहाद अहमद के पास कभी नहीं गए। सिर्फ एक बार फरजाना की शादी के बाद वो इसके घर गए, मगर फिर दोस्त बेगम इन्हें अपने बाजारी किस्म के तौर अतवार के बाद कदम भाई और वैसे भी फराज के किसी रिश्तेदार से मिलने पर रजामंद नहीं थी। फरहाद अहमद ने फरहाद अहमद से कतरा ताल्लुक कर लिया। माह साल के तवील फल से अहमद वाला के मुकीन और अहमद फराद के दरमियान हायल हो गए। अब तो ऐसा लगता है कि सब लोग फरहाद अहमद को भूल। एक माँ थी जो सबसे चुपकर आंसू बहा लिया करती थी। दोनों बहनें अपने अपने घरों में खुश थी। नवाज अहमद के 3 बच्चे थे, सबसे बड़ा नौशेरवा, फिर हमरा और सबसे छोटी रबिया थी। बड़ी पुप्पो यानी साहिदा के 2 बेटे बिलाल और रसल थे, जबकि छोटी पुप्पो की 2 बेटियां एक बेटा था। आपस में सबका बहुत मेलजोल और प्यार था। बिलाल और नौशेरवा हम उम्र थे। फिर बिलाल मेडिकल में चला गया, जबकि नौशेरवा इंजीनियरिंग था। जिंदगी मखसूस डगर पर चल ही रही थी। किसी ने पुरसुकून झील में पत्थर फेंक दिया। फरहाद अहमद का खत नवाज अहमद के खत के नाम आया था, जिसे पढ़ते ही वो सब कुछ भुलाकर लाहौर जाने पर तैयार हो गया। बीवी के पूछने पर इतना बताया कि फरहाद बीमार है, इतनी मेरी जरूरत है। माँ ने इतने अरसे बाद बेटे की मरकज सुना तो बेकरार हो गए, मगर नवाज अहमद समझा बुझला कर लाहौर रवाना हो गए। लेकिन किस्मत को इनका मिला मंजूर न था। वो लाहौर पहुंचे तो फरहाद अहमद मलके अदम के राही हो चुके थे। मुझसे वापस आ गए। सबके लिए यही दुख की खबर थी। कई दिन में घर में सुगवार था रही, फिर अचानक नवाज अहमद के इंसाफ ने किया कि चंद दिनों में फरहाद अहमद एक रोटी पे माँ फरहाद अहमद कराची आने वाली दादी को खुशी दे देनी थी। शेरवा ने सुना तलमिला हुआ माँ के सर पर जा पहुंचा। कि मैं क्या सुन रहा हूँ, क्यों आ रही है वो यहाँ पर, क्यों तुम इसके आने पर इतराज़ है। इन्होंने हैरानी से बेटे की शक्ल देखी। जब सारी उम्र मिले नहीं तो अब क्या ज़रूरत है। अहमद वला ने कि जाने किस किस्म की लड़की हो। शेरवान शदीद गुस्से में था। बेटा पहले की बात और थी, इसका बाप जिंदा था और ये घर इसका भी तो है। उन्होंने रसानी समझाने की कोशिश की तो क्या अब इसकी माँ ने आने की इजाज़त दे दी है। आप जानती हैं किस किस्म की औरत की बेटी है। खून का असर तो होता है जो तो बेटा जी हमारा खून भी तो है, और हमने अपनी दादी को नहीं देखा, वो कितनी खुश है इसके आने का सुनकर। तहम्मुल से गोया वो तो ठीक है अम्मी, लेकिन आखिर इसकी माँ इसे क्यों आने दे रही है। वो कुछ नरम पड़ते हुए ये तुम अपने अब्बा से पूछो। वो गोया उकता गई। अब्बा से क्या पूछो, उन्होंने बताना होता तो वो खुद ना बता देते। वो झुंझलाया हुआ चला गया। जिस दिन माहम अहमद वाला पहुंची वहाँ जैसे बहार उतरी हुई थी। दोनों पुप्पो और इनके बच्चे, ताई अम्मी और इनकी दोनों बेटियां और खासतौर पर दादजान सब बहुत प्यार से मिले। ऐसे लग रहा था जैसे सदियों से जानते। वो निहाल हो गए। बड़ी पुप्पो का बेटा बिलाल अमेरिका में होने के बाद जिससे मिलना मिल सका। सबसे नस्लें शर्मा था। इसका रवैया बाकी लोगों से काफ़ी मुख्तलिफ था। पहले दिन तो वो इससे मिला ही नहीं। अगले दिन नाश्ते की मेज़ पर वो सबके साथ बैठी थी। जब वो अंदर दाखिल हुआ शायद जॉगिंग करके आया रहा था। ट्रैक सूट में बलबोस इसका दराज कद मजीद नुमाया हो रहा था। बेहद सुर्ख सफ़ेद चेहरे पर पसीने कतरे चमक कर खूबसूरत खड़ी नाक, सुर्ख होंठों पर स्याह मूंछ और सबसे गजबनाक इसकी आंखें थी। मुकाबले को ज़ेर कर देने वाली आंखें। वो शक्ल से इंतहाई गुस्सैला लग रहा था। जो लोग इसे करीब से जानते थे उसके गुस्से से डरते थे। वो ससुरे अंदाज में से सलाम करता चला गया। ताया अब्बा ने ही तारुफ करवाया कि नौशरवा हम कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाता है। और फिर जब ताया अब्बा ने नौशरवा का चंद दिन रेस्ट के बाद हम भी माहम के साथ कंपनी ज्वाइन करेंगे तो खासा अब्बा आप अपने साथ फैक्ट्री ले जाया करें। अगर इसे मसरूफ़ी रखना है तो बाद मसरूफ़ रहने की नहीं। आर्किटेक्चर में डिग्री ले चुकी है तो घर बेकार क्यों बैठे। उन्होंने संजीदगी से कहा। ये इसके लिए खास हैरानी को खबर थी क्योंकि देखने में से बहुत कम उम्र और अल्लाह बाली लगी थी। शायद अपने हुलिये के बाद शुरू में वो खासा झुंझलाया, मगर बाद में वाकई इसकी सलाहियत का मतरफ हो गया। बाद अवकात वो ऐसी ज़बरदस्ती प्रपोजल देती कि नौशरमा हैरान रहता। लेकिन कभी कभी वो बहुत लापरवाह का मुजाहरा करती जिससे नौशरमा को हमेशा से चिढ़ थी। वो काम के मामले में बहुत सख्त था। गाड़ी के ब्रेक सर्च कराए और गाड़ी हल्के से झटके के साथ रुक गई। नौशरमा इसे बाहर निकलने क्या कहते हुए खुद भी बाहर निकल आया। हाथ के इशारे से उसे जगह दिखाकर इसके मुतालिक तफसीलात बताने लगा। वाओ वंडरफुल, बहुत खूबसूरत जगह और हाउसिंग स्कीम के लिए बेस्ट है। वो जगह का जायजा लेते हुए खुशी से बोली। वो अपने मखसूस हुलिये में जीन्स के साथ डीप ब्लू शर्ट पहने हुए, आंखों पर सन ग्लासेस लगाए, मेकअप से कतई बेनियाज चेहरा लिए वो इतने गर्म मौसम में भी मंजर की दिलकशी का बायस लग रही। थोड़ी देर प्रोजेक्ट पर बात करने के बाद उससे बोला, माँ हम तुम्हें आर्किटेक्चर की तरफ आने का ख्याल कैसे आया हूँ। चौंकर से देखने लगी। फिर बहुत सादगी से बोले, मुझे घर बहुत अट्रैक्ट
चेक करते हैं हमेशा, शायद इसलिए कि हमेशा बचपन में भी हमेशा कलरिंग बुक पर घर बनाया करती। मेरा ख्वाब था कि एक घर, एक खूबसूरत घर जिसमें मैं रहती और पापा रहते। इसका लहजा ख्वाबनाक था और फिर घर बनाते बनाते मैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने लगी। तुमने घर का ख्वाब सिर्फ अपने और अपने पापा के बारे में क्यों देखा? क्या तुम्हारी मम्मा तुम्हारे ख्वाब का हिस्सा नहीं थी? होने वाले अंदाज में बोला। माँ हम कुछ देर के तैयार में निपटे तस्वीर संगदासी की आंखों काफी हद तक चेहरे के तासाज पा रहे थे। अचानक पलट कर बोली, मुझे शदीद भूख लग रही है, क्या आप मुझे इसके साइड पर लाए थे ताकि मुझे भूखा मार सके? पहले वाला मूड अक्सर बदल चुका था। हाँ चलो चलते हैं, काफ़ी देर भी हो गई, वो गाड़ी की तरफ से बढ़ते हुए बोला। बिलाल के पाकिस्तान आते ही घर में बिलाल और हमरा की शादी के हंगामे जाग उठे थे। रबिया और माम सारा दिन हमरा को छेड़ती थी। इस दिन भी सब लाउन में जमा थे। छोटी फूफा के तीनों बच्चे फारिया, हमरा और फहद भी आए हुए थे। हमरा कमरे में छुपी बैठी थी। भाई ये अपनी हमरा कहाँ है? नौशेरवान इधर देखते हुए पूछा। कमरे में है, पर बावजूद कोशिश के बाहर नहीं आ रही। लड़कियों ने फौरन दुखड़ा रोया। अच्छा मैं लाता हूँ। उठकर खड़ा हुआ और जब शानों से थाम कर वो हमरा को बाहर लाया तो उसने चेहरे दोनों हाथों में छुपा रहे। अरे भाई ये तो अभी से दुल्हन की तरह शर्मा रही, हालांकि यहाँ इसका दूल्हा भी मौजूद नहीं है। क्या हुआ चंदा? शर्मा इसे अपने करीब करते हुए प्यार से बोला। इसके शाने से लगकर मुझे रोने लगी। शायरी भाई मैं आप सबके बगैर कैसे रहूंगी? रोते हुए बोली। अरे पगली तुझे कौन सा कहीं दूर जाना है? हमारे करीब ही तो रहना है। फूफा का घर नया तो नहीं है तुम्हारे लिए? मुझसे समझा रहा था मुझफिकाना मुस्कुराहट और बहन के लिए प्यार के सारे रंग इसके चेहरे पर छलक थे। माँ बेख्तियार से जब देखे कितना मुख्तलिफ लग रहा था वो आम दिनों से। ऑफिस में हरदम गुस्से में रहने वाला सख्त गैर शेरवा इस वक्त प्यार में डूबा तो खूबसूरत था और सूरत भी से भी ज़्यादा इसका किरदार खूबसूरत था। इसका अंदाज़ गुफ्तगू दिल मोह लेने वाला था। इसकी मुस्कुराहट बहुत आसानी से किसी कैसी हिला सकती। उसे देखते देखते चौंकी। मैं सब क्यों सोच रही हूँ, मेरा ऐसा कोई हक नहीं इसने जीने जैसे खुद को जर्निश की, मगर दिल के धड़कनों पर काबू पा सकी जो कोई नई धुन बजा रही थी। दादी ने इसके लिए कई खूबसूरत कपड़े बनवाए थे शादी पर पहनने के लिए। मैं ये कपड़े पहनूंगी। दादी वो कपड़े देखकर रान हो रही थी। क्यों माही, क्या आपको कपड़े पसंद नहीं है? रबिया ने है से पूछा। नहीं यार इस बार नहीं है, मगर वो क्या है, मैंने कभी ऐसे कपड़े पहने नहीं। फौरन वजाहत देने लगी। तो बेटा आप पहन लेना, चलो उठाओ ही नहीं। दादी के में अंदाज में कहने पर इसने कपड़े समेट लिए। तमाम ऑफिस कॉलीग्स को इसने अपनी तरफ से इन्वाइट किया था। मेहंदी वाले दिन ही सबको मालूम था कि नौशेरवा अहमद की कज़न है। जिस वक्त वो लोग पहुंचे वो अंदर कहीं गुम थी। नौशेरवा इन लोगों को बैठेगा कहकर इसे बुलाने चला गया। माँ अब आप भी जो तुम्हारे इंतजार हो रहा है। नीचे दरवाजा बजाता और अंदर दाखिल हुआ। इसकी नजर जैसे पढ़ना ही भूल गई। ज़ाफ़रानी रंग के हैदराबादी कुर्ता पजामे के साथ बड़ा सा दुपट्टा अपने आप में उलझी खड़ी थी। बालों में मांग निकालकर इन्हें जोड़े की शक्ल में बांध रखा था और गजरा जोड़ने पर पेटने की नाकाम कोशिश कर रही थी। ऐसा लग रहा था कोई ख्वाबों के देश की शहजादी रास्ता भूलकर इधर निकली हो। और गौर ये लड़की इतनी खूबसूरत है, मैं सोच नहीं सकता। वो यकटक इसकी तरफ देख रहा था। वो फल्ला ही लग ही नहीं रहा। ने जाकर गजरा ड्रेसिंग टेबल पर पटका तो अपनी मोहब्बत से चूंगे। मैं करूँ, मैं हेल्प करूँ? इसके शरारत से कहने पर बयान में फिर चुम गई। जी नहीं मैं लगाती ही नहीं, पहले ही बहुत ओवर हो चुकी हूँ। चले नीचे चलते। इन्हें एक साथ आता देखकर नीता को फौरन मायने की खांसी आ गई। छोड़कर वापस आ चुका है। तुम्हें क्या तकलीफ होती ही थी खांसी की? वनीता को दप लगाते हुए बोली। मानसी यार इतने खूबसूरत जोड़े अल्लाह ने थोड़े ही बनाए हैं। उसका हाथ पकड़कर बोली। शटअप अनीता। उसने मुश्किल मुस्कुराहट रोकी और फिर तमाम शादी मवेश की नज़रों का इशार मेरे। शादी के 2-3 दिन में बिलाल हमरा दोनों आए थे। यंग पार्टी ने हस्बे मूल लाउन में हिटलर बाजी मचाई हुई थी। वैसे यार शायरी होनी तो तेरी और मेरी शादी इकट्ठी चाहिए थी, लेकिन तू है कि लाइन पे आता ही नहीं है। मुझे ख्वारे मरने का शौक नहीं। बिलाल शरारत से हमरा को देख रहा था। मेरे भाई के दिल में अभी तक कोई लड़की उतरी ही नहीं जिसे भाई के दिल के साथ साथ घर की रानी बना दे। हमरा ने भाई को शरारत से कहा। दिल पत्थर का मालूम होता है। माँ हम बेसख्त बोली। अरे नहीं माँ हम बीबी, दिल तो बड़ा नाजुक है इसका, बस ज़रा स्टील का कवर चढ़ाया हुआ सीनों से बचने के लिए। मैं बेचारा यहाँ भी जल्दी मार खा गया और हमरा तुम भी जुमला दुरुस्त कर लो। अभी तक नहीं बल्कि अब से पहले ऐसी कोई लड़की नहीं मिली। शेरवा के घूरने पर बिलाल ने फ़ौरन मसमसी सी शक्ल बनाई और बोला। मैं मजाक कर रहा था। हमरा हंसते हुए उठ खड़ी हुई। मैं ज़रा दादी के पास जा रही हूँ, आप लोग चाय मंगवाएं। क्या ख्याल है आज माहम के हाथ की चाय ना पी जाए? बिलाल के कहने पर नौशेरवान दोनों हाथ इसके आगे जोड़ दिए। देखो भाई मेरे हाथ बंदे से चाय ना बनवाना। जितने अच्छे ये नक्शे बनाती है इतनी ही बुरी चाय बनाती है। इतनी बड़ी सजा ना दो मुझे। मुकराने के अंदाज में बोला। रबिया बुआ को चाय का कहने उठ खड़ी हुई। माम शर्मिंदा सी बैठी थी। यार दिल के आर पार होने का क्या फ़ायदा जब लड़की को चाय बनाने नहीं आती। बिलाल के कहने पर नौशेरवान हंस से बोला। मैं के बात तो सोचने की मैं तो दिन में 10 बार
चाय पीता हूँ ना समझे कि आलम में दोनों की तरफ देखने लगी। बात समझ में आते ही तेजी से दरवाजे की तरफ भागी। दोनों का कहका बहुत जानदार था। निशरमा गाड़ी स्टार्ट करने ही वाला था जब माहम दौड़ते इसके करीब पहुंची। दौड़ने के बाद इसकी सांस फूली तो चेहरे की रंगत भी सुर्ख हो गई। निशरमा ने दिलचस्पी से देखा, निशरमा आप कहाँ जा रहे हैं? बिलाल की तरफ जा रहा हूँ। क्यों? उसने हैरानी से पूछा। थैंक गॉड। वो गाड़ी का दरवाजा खोलते उसके साथ विराजमान हो। दरअसल मैं हमरा को टाइम दे रखा था, आज हमें शॉपिंग के लिए जाना और मेरी गाड़ी जख्मी है। वो किसान में बोल गई। क्यों, तुम्हारी गाड़ी को क्या हो? गाड़ी रिवर्स करता हुआ बोला। हमने गहरी सांस खींचकर गाड़ी में फैली कॉलोन की जुल्फे महक अपने अंदर उतारा और कदे शर्मिंदी। दरअसल खंबा सामने आ गया था, इसी गाड़ी से लगे। निशरमा बेसाख्ता जोर से। खंबा सामने आ गया था या तुम खंबे के सामने आ गई थी? नाराजगी से मुंह मोड़कर बिलाल ने दोनों हाथ को एक साथ आते देखकर मानी के नमस्कार नौशेरवा पर उछाले, जबकि नौशेरवा इसे घूरता अंदर की जाने बढ़ गया। हमरा और माहम दोनों बाजार जा चुकी थी। नौशेरवा और बिलाल और नौशेरवा की बातों में वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं। पुप्पो के अंदर दाखिल होने पर दोनों चौंक उठे थे। बेटा, ये हमदर माहम आई ही नहीं अभी तक। पुप्पो के पूछने पर दोनों का ख्याल आया कि वाकई वक्त गुजर चुका। पुप्पो आ जाएं, ये आपको पता था लड़कियों की शॉपिंग का। पुप्पो को तो मुतमईन कर दिया, मगर खुद दोनों परेशान हुए। यार आखिर तक क्या थी दोनों को अकेला भेजने की? पता भी है कराची के हालात का। नौशेरवा झंझलाहट में बिलाल पर ठहरा। हाँ, मैंने तो भेजा है। गाड़ी की चाबी तुमसे तुम्हारी चाहिए थी, माहम लेकर गई है। मेरी तो गाड़ी खराब है, तुम इसे सख्ती से मना कर सकते थे। बिलाल ने जवाब चढ़कर बोला। अगर मेरे जहन में नहीं आया था तो मना कर देते। इस वक्त तो मुँह गनगनियाँ डालकर बैठे थे, अब शुरू हो गए। मैंने तो कहा था कि हम साथ चलते हैं, मगर वो मानी ही नहीं। बिलाल कर बोला। तो मेरा भेजा क्यों खा रहे हो? मुझसे बैठने शर्मा बना उठा। जब कोई बात नहीं सूझी तो लड़ने मरने पर उतर आते हो। रोक लेते अपने ईरानी को। बिलाल के मुंह बिगाड़ने पर कहने पर नौशेरवा समझ से आ गए। मैं जा रहा हूँ अंदर, मेरी बीवी को अंदर भेज देना और खड़े रहो यहाँ पल के चिपकाए। वो पाँव पटकता हुआ अंदर की तरफ बढ़ा ही था कि गाड़ी खुले गेट से अंदर दाखिल हुई। वो दोनों जा रेहाना तेवल ये गाड़ी को रहे थे। हम और हमरा उतरते तसार का अंदाजा लगा चुके। हमारा देर से माहम के पीछे हो गई, जबकि माहम बड़े आराम से बोले। मुझे मालूम था आपको अपनी गाड़ी की फिक्र पड़ गई होगी। इसके कहना बात पर बिलाल नौशेरवा ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर नौशेरवा तकरीबन फनकारते हुए बोला। माशाल्लाह खासी ज़हीन है। अब फौरन ही बात की जड़ों में बैठ जाती हैं। अक्सर तो मुझे रश्क आपके इस खुदादा सरायत पर रश्क महसूस होता है। वो खसिया कर बिलाल और हमरा के पीछे चल पड़े जो अंदर जा रहे थे। तुम कहाँ जा रही हो? चलो गाड़ी में बैठो। वापिस चल रहे हैं, वो गुस्से से कहता गाड़ी में जा बैठा। माहम ने ही फौरन तकलीफ की। मैं कुछ देर खामोश ही। नौशेरवा के पेशानी पर बल अभी तक मौजूद थे। हम लोग क्यों लटकाए हुए? आखिर माहम ने डरते हुए पूछा। तुमने क्यों कहा कि मुझे गाड़ी की फिक्र थी? रूठे अंदाज में बोला। मेरी समझ में जो आया मैंने कह दिया। अब ये तो नहीं कह सकती थी कि मेरी फिक्र में घुले जा रही हो। इसकी बेनियाजी से कहने पर मजीद चिढ़ गया। मैंने कहा था कि तुम्हारी समझ का तो मैं वैसे भी बड़ा मदाह हूँ, बड़ी पहुंची हुई है। अल्लाह ने छेड़छाड़ कर नवाजा है। देखिए, आप बार बार मुझे नासमझ कहकर मेरी अपनी तौहीन भी महसूस करते हैं। इसके अंदाज कहने पर वो बेसक गाड़ी में तनाव की कैफियत एकदम बदल गई। माहम, मुझे तुमसे कुछ कहना है। नौशेरवा की शिकायत मेरे अंदाज पर माहम ने चौंक कर से देखा। इसकी खूबसूरत आंखें चमक रही थी। माहम को सवालिया अंदाज में अपनी तरफ देखता पाकर वो फौरन सामने देखने लगी। फिर झंझलाकर बोला। मैं बहुत ही अनाड़ी हूँ। बिलाल से ही कहता है। यार प्लीज तुम खुद ही समझ आओ ना। इसके अंदाज पर बहुत इत्मीनान से मुस्कुराए और सिर से टेक लगाए। बोली समझ तो मैं सकती हूँ, मगर एक शर्त पर। क्या? चेहरे की तरफ देखना। अगर आप अपनी ब्लैक डाइट्स वाली टाई किसी फकीर को दे दो। शरारत से कहकर बाहर देखना, लेकिन फकीर तो टाई नहीं लगाते हुए बेबसी जाहिर करते हुए बहुत माने से मुस्कुरा दिया। हाँ, अलबत्ता तुम चाय बनाना सीख लो, लेकिन क्योंकि मैं बगैर चाय के जिंदा नहीं रह सकता। बस बाद में सर हिलाते हुए हाँ जी। इसकी खेमकदार हंसी ने गाड़ी का माहौल बहुत खूबसूरत बना दिया। जिंदगी में हमेशा अच्छे दिन देखने वालों के लिए बुरा दिन देखना बहुत ही मुश्किल होता है। और दिन ये नौशेरवा अहमद की जिंदगी का बहुत बड़ा दिन था। इसने अपने सामने बैठे शख्स की तरफ देखा। लाख कोशिश के बावजूद अंदरूनी अज़ियत इसके चेहरे से आ रही थी। कमरा एयर कंडीशन था, फिर भी इसके चेहरे पर पसीने के कतरे नमूदार थे। जी, तो ज़ुबैर सुल्तान क्यों मिलना चाहते हैं आप माहम अहमद से? इसने पीछे अपने लहजे में बहुत मुश्किल हमवार रखते पूछा। क्या ताल्लुक है आपका माहम अहमद से? सामने बैठा शख्स बात से अंसार बोला। हम तो इसके हुस्न के पुरस्कार हैं, ऐसे ही तो लाहौर से कराची नहीं आ गए। बकवास बंद करो। नौशेरवा का जब जवाब दे गया। इसकी आंखों में चिंगारियां भड़क उठी। मिस्टर नौशेरवा अहमद, इतनी आसानी से कैसे पीछे हट जाऊं? 20वीं लोगों को
मैं बोले ही दे कर देता हूँ, मैंने इसे और आपके चलाने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। एक बार फिर टिटाई से शक्ल से तो मैं शरीफ समझता था, मगर नौशेरवां के कहने पर वो बात काटते हुए बोला, शरीफ ही तो हूँ जो शादी करना चाहता हूँ, वरना ऐसी लड़कियों से शादी कौन करता है। बदमाश होता तो निकाह की जरूरत क्या थी, कीमत तो मैं अदा कर ही चुका हूँ। अब बुलवाएं तो सही मायम को, निकल जाओ यहाँ से वरना किसी कभी नजर नहीं आओगे, दफा हो जाओ फौरन। नौशेरवां आपे से बाहर हो गया। अभी तो लड़कियों से शादी कौन करता, बदमाश होता, इनकार की जरूरत क्या थी, वक्त कीमत तो मैं अदा कर ही चुका हूँ। आप बलवाएं तो सही माँ हमको, निकल जाओ यहाँ से वरना कभी नजर नहीं आओगे, दफा हो जाओ फौरन। नौशेरवां आपे से बाहर हो गया। अभी तो चला जाओ तो मगर फिर आऊंगा। वो चला गया। नौशेरवां दरवाजे को देखता रह गया। माहम आज यासर के साथ साइड पर गई थी, इसे बहुत सा काम करना था। जिस वक्त वो ऑफिस में दाखिल हुई तकरीबन लोग जा चुके थे, सिर्फ नीता थी और वो भी सामान समेट रही थी। बहुत देर लगा दी तुमने सर, कई बार तुम्हारे पूछ चुके हैं। हाँ बस काफी ज्यादा देर था। यासर तो इधर से ही घर चला गया, मैं इधर आ गई। वो सामान टेबल पर रखते हुए बोली, अच्छा जाओ, एमडी साहब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, शायद कोई खास बात है। ओके मैं भी चलती हूँ। अनीता के कहने पर इसे याद आया कि आज से नौशेरवां के साथ बीच पर जाना था, इसे इंतजार लिए कर रहा होगा। वो मुस्कुराते हुए नौशेरवां के ऑफिस की तरफ बढ़ी। नौशेरवां दोनों हाथ सर थामे बैठा था। माहम ने अपने अकल में दरवाजा बंद कर दिया। इसने सर उठाकर बोझल सी नजरों से इसकी तरफ देखा। इसके चेहरे पर हद से ज्यादा गंभीर संजीदगी देखकर माहम ठग गई। इसकी आंखों में उलझन के आसार नमूदार हुआ है और कुछ पूछने से पहले नौशेरवां बोल रहा, मलक जुबैर सुल्तान क्या लगता है तुम्हारा? इसका पूछने का अंदाज इसका तौहीन था कि खजाला से मायम का चेहरा सुर्ख हो गया। नौशेरवां क्या चाहता था कि वो भी वैसी जिल्लत और तहीन से जैसे खुद कर चुका था। वो आहिस्ता से कुर्सी पर बैठ, सरगोशी के अंदाज में इसके होंठों से एक ही लफ्ज निकला, वो खुद आया। इसका सर धीरे धीरे नफी में चला था, जैसे खामोशी किसी इल्जाम की तरदीद कर रही। तुम्हें कम अज कम मुझे तो सब कुछ बता देना चाहिए था। नौशेरवां गोया फट पड़ा। वहां हमने कुछ बोलना चाहा लेकिन वो तो कुछ सुनने पर तैयार ही ना था। इसने अपने तौर पर ना जाने क्या कुछ फर्ज कर लिया था और माहम को मौका दिए बगैर अपने दिल का वह निकालता चला गया। मैंने तो दिल में बहुत ऊंचा मुकाम दिया था तुम्हें, तुम पहली लड़की थी कि जिंदगी में आने वाली, लेकिन तुमने मेरे एतबार को बहुत बड़ा धोखा दिया। तुम्हारी इस मासूम सूरत से धोखा कहा गया। अगर तुम्हारे बेसों वह सितारे और खरीदार पहले से मौजूद थे तो मुझे बेवकूफ बनाने की क्या जरूरत थी। गुस्से की शिद्दत इसके बाद फट गई। माहम बेबसी की तरफ देख रही थी, इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। नौशेरवां का एक लफ्ज इसकी ना और खुददारी को मजरूह करता हुआ गुजरा था। अगर तुम मुझे खुद सब कुछ बता देते तो शायद मैं तुम्हारा मादी भुला देता, लेकिन तुमने बहुत कुछ छुपाया। क्या बताना चाहिए था तुमको? क्या छुपाया है? तो मैंने तुमसे को कामती आवाज में बोली, तुमने मुझे बताया कि हमेशा छुपाने की कोशिश की। वो जोर से चिल्लाया, गलती मेरी ही है, मैं तो समझा था कि तुम अपनी माँ से मुख्तलिफ होगी, मगर नहीं। आवारा और बदचलन माँ की बेटी कैसे पाक दामन हो सकती? शट अप नौशेरवां अहमद, शट अप। पूरी कुव्वत से चिल्लाई। तायबा मेरे माजी से मेरी हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ है, मैंने किसी से कुछ नहीं छुपाया और तुम मर्द लोग बस औरत पर शक करने के बहाने ढूंढते हो। बस जरा सी बात मिली गोया बम बारूद बन गए। और तुम जैसे लोग तो ज्यादा तंग दिल होते हैं, बहुत मान होता है इन्हें अपने आप पर, अपने अलावा सारी दुनिया को गुनहगार समझते हैं। तायबा मेरे माजी से और मेरी हकीकत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है, मैंने छुपाया तुम मर्द लोग बस औरत पर शक करने के बहाने ढूंढते हो। जरा सी बात मिली गोया बम बारूद बन गए। और तुम जैसे लोग तो ज्यादा तंग दिल होते पर मान होता है इन्हें अपने आप पर, अपने अलावा सारी दुनिया को गुनहगार समझते। तुम वाकई बहुत पुस्त हो नौशेरवां अहमद, इसीलिए तो तुम्हें किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं होती। तुम तो बस खुद ही फैसला सादर करते हो, इन्हें दुरुस्त भी करदान कर लेते हो। गलती तो मुझसे हुई है कि मैंने तुम जैसे कमजोर मर्द को आइडियलाइज किया, लेकिन ये मत समझना नौशेरवां अहमद कि मैं तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाऊंगी, रहम की भीख मांगूंगी या तुम्हें रो रो कर अपनी बेबसी का सबूत दिलाऊंगी। अगर यकीन तुम्हें कुछ जरूरी हो तो वो भी अपनी बेगुनाही के इख्तियार नहीं लगाने। मैंने भी बहुत दुख देखे हैं, मगर तुमने तो मुझे पूरी रस्में कर दी। अब मैं निकल जाऊंगी तुम्हारी जिंदगी से और आइंदा कभी तुम्हारी सूरत भी नहीं देखूंगी। इसका चेहरा आंसू से था। नौशेरवां ने कुछ कहना चाहा मगर अब शायद कुछ इसके इख्तियार में भी नहीं था। माहम एक झटके से दरवाजा खोलते बाहर चली गई। माहम के लिए जिंदगी इतनी खुशगवार तो पहले भी नहीं रही थी, मगर इतने बड़े जज्बाती धचके ने इसे सर से पैर तक हिला दिया था। वह मुश्किल ड्राइव करके घर पहुंची और सीधे अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। नौशेरवां के एक लफ्ज इसके ज़हन पर हथौड़े की तरह बज रहा था, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरा क्या कसूर है? काश पापा ने मेरी माँ से शादी ना की होती, या काश मैं नौशेरवां से मिली ना होती। आज इसे धोखा देने का इतना बड़ा दुख तो मेरे साथ है। नाम चाहे खुदा मेरी जिंदगी में इतने मिसबहों से काश क्यों इकट्ठे कर दिए तूने? इसने तरफ कर रोते हुए जैसे खुदा से शिकवा किया। फराज अहमद फिरदौस बेगम शादी करने के बाद अपने आप को बहुत खुशकिस्मत तस्वर करती, मगर जल्दी फिरदौस बेगम के सुख के सामने आ गई। तो वो शादी के वक्त इसके नाम कर चुके थे, कारोबार पर भी वो अपना हालत कायम करने की कोशिश कर रही। फिर रफ्तार रफ्तार से मिलने वाले घर में डेरा जमा लिया। आहिस्ता आहिस्ता फराज अहमद फिरदौस बेगम के सिलसिले होते रहे, मगर फिरदौस बेगम इस वक्त अपने कदम जमा चुकी थी। माहम इनकी जिंदगी में आ चुकी थी। बेटी की पैदाइश के बाद फराज अहमद को अपनी गलती का एहसास और शिद्दत से हुआ था।
वो अपने घर वालों से मिलना चाहती थी मगर अन्ना आड़े आ गया। आहिस्ता आहिस्ता वो अपने ही घर में एक कठपुतली की हैसियत इख्तियार कर हर मामले में बेबस होते चले गए थे। फिरदौस बेगम इन पर कुछ जरा छाएगी। माहम का मामला ऐसा था कि फराज अहमद फिरदौस बेगम को नजरअंदाज करती थी। फिरदौस बेगम को वैसे माहम से कोई दिलचस्पी ना थी। इससे की अपनी बहुत सी दिलचस्पियां, दौलत का नशा था। दौलत चाहे किसी भी जरिए से आ रही, उससे गर्ज नहीं थी। फराज अहमद को माँ के साय से भी दूर रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसे हॉस्टल में दाखिल कर दिया। सारी उम्र वो फिरदौस बेगम से बचाने के लिए खुद से भी दूर रखते रहे। माँ बहुत समझदार बच्ची थी। शुरू में इसकी समझ नहीं आता था इतना कम क्यों कर जाती, मगर ऐसा ऐसा अंदाजा हो गया और साथ ही साथ वो माँ से मुसफर हो गई। बाप के करीब होती गई। इन दिनों वो इंजीनियरिंग के तीसरे साल में थी। फाइनल टर्म्स के बाद वो घर चली गई। ड्राइंग रूम से चाकू से मिलजुली आवाजें आ रही थी, वो इधर ही चली गई। फिरदौस बेगम बेहद बनी संवरी बैठी थी। इसके अलावा 3 मर्द भी थे। तीनों ही अधेड़ उम्र थे। देखने में शिरपा ही ख्याल किए जा सकते थे, लेकिन इस वक्त इनके अंदाज़ोतवार शिरपा वाले हरगिज नहीं थे। ओ हाय डार्लिंग बेबी। माहम को देखते ही फिरदौस बेगम इसकी तरफ बड़ी हकारत से एक नजर पर डालती वापस मुड़ गई, मगर आवाजें इसके कानों में टकराती है। फिरदौस तुम्हारी बेटी है। आई जस्ट कांट बिलीव माई आईज। इस तुमने ये हीरा कहाँ छुपा रखा था? तक इसकी हवादार आवाज सुनकर माहम के हलक तक कड़वे हो गए। वाकई टॉप चीज है, मुझे तो पसीना आ गया। किसी दूसरी शख्स की बात पर फिरदौस बेगम का अंदर तक लर्जा था। वो तकरीबन दौड़ते हुए बाप के बेडरूम में दाखिल हुए। किसी नशावर द्वार के देरे से सो रहे थे। इनके हाथ पर सर टिका कर पड़े आंसू से इनका हाथ पूरा तर हो गया। उन्होंने असली से आंखें खोली और देखकर ठहर बैठे। पापा ये सब क्या है? आप सब कुछ देखकर होश क्यों और कितने कमजोर हो गए हैं? आप देखें आपके हाथ कांप रहे हैं। रोते रोते बोले थे बेटा तुम क्यों चली आई है? मैं खुद आ जाता तुमसे मिलने, जगह तुम्हारे काबिल नहीं हुआ। उसकी बात कम जवाब में इसे प्यार करते हुए बोले क्यों पापा आप इतने बेबस क्यों हैं? ठीक है ये घर मामा के नाम है, हम ये घर छोड़ देंगे। आपने अपनी हालत देखी है, आप छोड़ क्यों नहीं देते इस औरत को? वो नफरत से बोली नहीं छोड़ सकता, मेरी जान आखिर सजा भी तो भुगतनी है मुझे, वालदान का दिल दुखाने की। तुम्हारी खातिर से बर्दाश्त करना है। अभी तो दुनिया के सामने इज्जत का भरम कायम है, लेकिन अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो दुनिया के सामने जलील करने के लिए कुछ भी कर सकती है। और बेटा तो तुम्हारी इज्जत की बात करनी है, तुम सब कुछ भूल कर पढ़ो और मुझे मेरे हिस्से का सजा भुगतने दो। फिर फराज है कमजोर तर होता जमा हमको अंदेशा था कि इन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, मगर फराज में तो इस अंदेशे को झुठलाते हुए रहे, लेकिन वो खुद भी यही सोच रहे थे। बिलाकर उन्होंने अपने फर्ज पर लिख डाला, जिसमें उन्होंने सारे सूते वादे करते भाई से दरख्वास्त की कि वो फराज अहमद के बाद माहम को अपनी सरपरस्ती में ले लें, क्योंकि फिरदौस बेगम माहम को गलत मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकती है। नवाज अहमद भाई की हालत का अंदाजा करके फौरन लाहौर पहुंचे, मगर फराज अहमद दुनिया में मौजूद नहीं थे। माहम यूनिवर्सिटी से फारिग हो चुकी थी, उसके लबों पर एक चुप थी, जबकि फिरदौस बेगम मुल्क से बाहर हो गई थी, इसलिए नवाज अहमद की आमद से कतई बेखबर है। माहम को साथ कराची ले जाना चाहते थे, मगर माहम ने ये कहकर इनकार कर दिया कि अभी पापा के कुछ अकाउंट देखने हैं और अभी मैं हालात देखना चाहती हूँ। वैसे तभी मौका पता नहीं चलना चाहिए कि मैं आपसे मिली हूँ, लेकिन बेटा यहाँ तुम्हारा रहना ठीक। नवाज अहमद ने इसे समझाने को मैं जानती हूँ तायबा, मैं खुद भी सूरत के पास नहीं रहना चाहती थी, मगर जल्द आपको अपने आने के बारे में बता दूंगी। सो नवाज अहमद दिल में हजारों खदशे लिए वापस आ गए। माहम शुक्र करी थी पापा इसे इतना मजबूत जरूर बनाएगा कि हालात का मुकाबला कर सकता। कागजात की जान पड़ताल पर चला कारोबार सारा फिरदौस बेगम के नाम है, जाहिर है सारा फिरदौस बेगम का चलाया हुआ चक्कर है। और फिर पहली बार वो माँ के सामने डटकर खड़ी हुई जिस दिन इसे पता चला कि माँ ने 50 लाख की अवधि से मलिक ज़ुबैर सुल्तान के हाथों भेज दिया है। शर्मानी आ रही है आपको? माँ कहते इतना सस्ता भेज दिया आपने मुझे, इस बूढ़े के हाथों नीलाम का माल थी ना आपके लिए, मैं इतनी आसानी से आपसे का मकसद पूरा होने नहीं दूंगी। प्रीशिया नहीं लग रही थी। माँ तुम जानती हो कि मैं क्या कुछ कर सकती हूँ, मुझसे अपने कमरे में चले जाओ, वरना और बहुत तरीके आते हैं। सुल्तान तुम्हें ठाठ से रखेगा, शादी करेगा, बस अनाउंस नहीं करना चाहता। अभी बड़ी फैमिली के प्रॉब्लम्स होते हैं, वाला पर वैसे कह रही थी। और माँ के दिल पर छूना चाह रही थी, जैसे अपनी माँ की ताकत का अंदाजा था। सो यही फैसला करके हकीकत एक बात चल रही, क्योंकि फिरदौस बेगम नहीं जानती थी कि इसका अहमद वाला वालों के साथ कोई रहता है, से कोई राब्ता है। सो माँ को बताए बगैर वो कराची आ गई थी। यहाँ सबके प्यार ने इसे माजी के बुरे दिन काफी हद तक भुला दिए। तो नौशरमा जैसा मजबूत मर्द तो इसका ख्वाब था, सारी जिंदगी पापा को बदले की जिंदगी गुजारते देखा। नौशरमा की सूरत में इसे अपना आइडियल मिल गया, मगर बिलाखिर फिरदौस बेगम और मलक ज़ुबैर सुल्तान से ढूंढ निकाला था। और नौशरमा ने ज़ुबैर सुल्तान की हर झूठी सच्ची बात पर यकीन कर लिया। पता नहीं इसे अभी किस कांटों पर जिंदगी पर कितना सफर करना। शर्मा के लिए 2 दिन किसी हिसाब से कम साबित नहीं थे। वो 2 दिन से ना ऑफिस किया था और ना ही एक बार भी इसके सामने आई थी। इसका मासूम चेहरा जब भी नौशरमा के सामने उभरता, इससे अपना आप काबिल नफरत महसूस लगने, वो सोच भी नहीं सकता था कि कोई लड़की इसके लिए इसका दरअहमद हो सकती है। कि 2 दिन नजर न आने पर इसका बुरा हाल था, न किसी काम में दिल लग रहा था और ना ही किससे बात करने को जी चाहता था। वो माहम को भी कसूरवार नहीं समझ रहा था, इसका रवैया हक बजानिब था।
कि तो 2 दिन नजर आने पर इसका बुरा ना किस काम में लग रहा था और आंटी की बात से बातन को भेजा हुआ मॉम को जो बात नहीं समझ रहा था। इसका रवैया हंस जाने का भी ध्यान दे देना आंटी की कब क्या थी वो अभी तक ना वाकिफ था, लेकिन इसने जिस तरह जाने का मौका दिया बगैर इसके प्लेयर सीरीज पर रह कर पछतावा और मगर 2 दिन में इस अपने अंदर का हौसला पैदा नहीं कर पाती कि इसका सामना कर सकता। अब भी ऑफिस में आकर कपड़े तब्दील किए और जूते तारे बगैर बेड पर रात दस्तक के बाद पर सीधा हो गया। कमान नदिया दोबारा तोड़कर अंदर दाखिल हुई और अभी बेड पर इसलिए जगह बनाता हुआ बोला, भाई एक बात पूछूं, आप तो नहीं होंगे? नदिया के डरे डरमदार में पूछने की बगैर ख्याल ही मैंने इस बात पर ही लागे, शहरी भाई क्या आप और क्या महाबात लड़ाई हुई है? वो 2 दिन से किसी से बात नहीं कर रही, क्या शांति से सबसे बातें कर रहे थे, आप भी कमरे से नहीं निकलते। मामा पापा को तो इतनी से तरह से जानते हैं और फिर आपसे तो बात करते हो जैसे जैसे सुनते तो नशे वासी बुढ़िया मैं से हवा करना तो नहीं चाहता था और सुदीदी से बोला सिस्टर झटक कर कहने लगा, डोंट वरी चाइल्ड, सब ठीक हो जाएगा। वो भी सुदीदी से मुस्कुरा दी, फिर किसी ख्याल के तहत चौंक कर बोली, भाई अब्बा आपको अपने कमरे में बुला रहे हैं। अच्छा वो कुछ सोचते हुए बोला, इसके साथ ही खड़ा हुआ। अब्बा अपने कमरे में अकेले ही थे। वो अपने कमरे में दरवाजा बंद करते उनके सामने आ बैठा। कुछ देर खामोशी दोनों के दरमियान है। शर्मा को ये खामोशी बहुत है। मेरा गुजरी अब्बा ने एक लिफाफा की तरफ बढ़ाया पकड़े साल मम्मी की तरह ये ख्याल अहमद का खत है, इसे पढ़ो। तो पिता के बारे में बोले वो खत कफे से निकाल कर तेज से पढ़ने में लगा। शर्मिंदा तो पहले ही सब कुछ जानकर मुझ पर क्षमा हो गया। माँ हमें घर छोड़कर जाना चाहती है। अब अक्सर दरवाजे के सामने से खिलाए हुए चौंक गया। नहीं तो प्लीज से रोकें अपनी बेकरारी पर। वो खुद ही शर्मसार हो गया। तुमने क्या कहा थे? मैं बच्ची तो पहले ही अपना पिचकारी हुई कि मुझे डूब देना चाहती हूँ। शर्मा के अंदाज पर वैसे बूते बोलने शर्मा कुर्सी से उठ कर कदमों में बैठा दोनों हाथ से घुटनों पर रखता हुआ लगता, अगर आप पहले मुझे सब कुछ गलत संदेश करना होता, आखिर आपने मुझसे सब कुछ क्यों छुपा रखा है? हाँ ये गलती मुझसे हुई कि कम अज कम तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए था, मगर बेटा मैं तुम्हें इतना कम हम भी नहीं समझता कि तुम इंसानों से फर्क भी न कर सको। उनके लहजे में शिकस्त हुई थी। अब्बा बस मैं जज्बाती हो गया था, मेरे को समझ ही नहीं आ रही मैं क्या कहने से कुछ चाहता है। मैं तो बहुत आगे का सोच रहा था। तुमने तो मुझे पहले काम करने कर दिया। इसके मौसम होने पर जल्दी से बोले, नहीं अब्बा जो कुछ हो गया सो हो गया, मुझे कुछ नहीं होगा। आप मेरा यकीन करें, आपने तो लोगों को नजरअंदाज कर दिया मगर मैं ऐसा नहीं करूँगा। मुमकिन के सबक से रोज खाऊंगा ऐसा कुंडा में कर हम ऑफिस जाना बिल्कुल छोड़ चुकी है। न शर्मा के ऑफिस से आने के बाद वो कमरे में बंद हो जाती। इस दिन ताई अम्मा दादी हमरा के मिलने जा रही थी। इसे जानकर था मगर इसने कहा अभ्यास के लिए होने की वजह से घर में रहेगी। थोड़ी देर बाद अभ्यास में मानो कहने के लिए कौन है? पता नहीं माही आप या मैंने तो कभी नहीं देखा इन्हें। एक मजदूर एक और तकरीबन एक ही एज के होंगे। रबिया के सामने खड़ी हुई ड्राइंग रूम का दरवाजा खोलकर दाखिल हुई। जैसे पत्थर के सामने से दोस्त बेगम चेहरे खाते हैं मरली बैठे थे, साथ ही बैठ सुल्तान को किसी किसी तसरात लिए साथ बड़े था। वो मुझकी माँ ने अपने हाथ में काबू किया उस आवाज में बोली, कौन हो तुम लोग? फिर दोस्त अपनी बेगम अपनी जगह से उठकर उसके करीब बैठे को अपनी माँ को नहीं पहचानती। मेरी कोई माँ नहीं, मैं किसी माँ को नहीं जानती। माँ पूरी कोशिश चलाई, उससे उसका चेहरा सुर्ख हो गया। हौली हौली लड़ने लगी। रबिया कुछ ना समझ फोन की तरफ भागी के लिए तो कुछ कर नहीं सकती। अरे इतनी जल्दी भूल गई बेटी? अभी बेटी अपनी माँ को नहीं भूल सकते। दोस्त बेगम कम कराना दो मुस्कुराते बोली। माँ का गुस्सा आंखों में ढल चुका था। उसी बैठ कर मुँह नमस्कार कर अब क्यों रो रही? अब तो आ गई हूँ तुम्हें लेने के लिए। फिर दोस्त बेगम माँ के करीब माँ ने चेहरे से हाथ हटा लिया। इसका चेहरा आंसू से भीगा और आंखों तरफ हो रही थी। वो बोली तो उसके चेहरे में खैर था। मैं तो रोना भूल चुकी थी, लेकिन आप चाहती नहीं कि मैं खुश हूँ। मैंने पापा के मौत पर भी अपने आंसू रोक लिए थे। हालांकि दुनिया में मुझे इनसे ज्यादा किससे प्यार नहीं था। नहीं मेरी कोई कायनात थी, मेरा सब कुछ थे, मगर आपने इन्हें मार दिया। मुझसे हर वो चीज छीन लेना चाहते मुझे। आप झूठ बोलती हैं, मेरी माँ नहीं। मैं नफरत करती हूँ आपसे। आप मुझे माफ क्यों नहीं कर देती? भूल क्यों नहीं जाती कि माँ नाम का युद्ध इस दुनिया में है? वो हिस्ट्री दाद में चला रही थी जब नौशेरवा दरवाजे को जोर से खोलता। आंधी तूफान की तरह अंदर दाखिल हुआ। इसके पीछे दादी और ताई अम्मा भी शर्मा को यूं शोला जवाला बने देखकर फिर दोस्त बेगम एक लम्हे को खौफजदा हुई, मगर इसने पहले ही अपने काबू पा लिया। जुबैर सुल्तान के चेहरे पर वहीं होने लगी। चलता हुआ फिर दोस्त बेगम के सामने आ रुके। जिसके चेहरे और आंखों से शोनत टपक रही थी। वो बोला तो उसका लहजा इंतहाई सर्द फाका, थर्ड क्लास औरत, तुम्हारी जरूरत कैसे इस घर में दाखिल कदम रखने की? जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसे गौर से सुन लो। मैं कोई बात दोहराऊंगा नहीं। अगर तुम लोग यहाँ ना भी आते तो तक आना था, शायद तब तुम्हारे सामने कुछ रियायत कर देता, मगर तुमने यहाँ कर अपनी बर्बादी को दावत दी। तुम लोग बहुत बड़े मुजरिम हैं। तुम दोनों को कोर्ट में घसीटूंगा।
तुम्हारा ठीक है, तुम्हारी भी थोड़ी बदनामी होगी, मगर मैं लोगों की इज्जत की तो मैं दुनिया डालूंगा। जब अखबार में तुम्हारे जुराइम की फहरिस्त में तस्वीर छपेगी, मैं तुम लोगों को किसी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। मगर जुबैर सुल्तान ने शेरवा की हैसियत से हद तक वाकिफ हो चुका था, इसलिए वो आना नहीं चाहता था। मगर फिरदौस बेगम के शहर पर हाथ चलाया, मगर अभी से अपनी शदीद गलती का एहसास हो रहा था। इसका रंग फूक हो चुका था, फिर वो उनके चेहरे पर भी परेशानी के साथ दूर हो रहे थे, लेकिन वो अपने आवाज काबू में रखते हुए उसे बहुत बोल चुके, तुम लड़के, तुम शायद वाकई नहीं तुम्हारी हैसियत में। शेरवा ने मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में हाथ हवा में हिलाया, तुम्हारी हैसियत का लगाने के लिए तो इतने दिन लगा दिए मैंने, वरना अब तक तुम्हारी औकात तो मैं याद दिला चुका था। मगर अब तुम्हारे दिन पूरे हुए, तुम दोनों को सलाखों के पीछे पहुंच जाने के लिए चचा जान के कत्ल का इल्जाम ही काफी है। क्या बकवास है ये, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। फिरदौस बेगम का चेहरा भक से उठ गया, इसके मुंह से बेरबत जुमले बरामद है। तुम्हारे ऊपर कत्ल का इल्जाम साबित करने के लिए चचा जान का खत, माहम की गवाही और चचा जान के डॉक्टर की आखिरी रिपोर्ट बहुत काफी है। तुमने क्या समझा, इधर का रुख क्या था, और जायदाद जिस पर तुम काबिज हुई बैठी हो माहम की मलकियत है। तुम्हारी बात बहुत आराम से माहम को मिल जाएगी, कोई दूसरा केस भी नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारे किए का वो भयानक अंजाम मैं तुम लोग को दिखाऊंगा कि जिंदगी भर अपने गुनाहों पर तवज्जो करते रहोगे तुम दोनों। मगर जिंदगी रही तो नशेवा फिरदौस बेगम की आंखों में आंखें डालकर तुम अक्सर में बोला। फिरदौस बेगम के चेहरे की सारी शायद गायब हो चुके, जबकि जुबैर सुल्तान दाद में हाथ मल रहा था जैसे राही फ्राड में। अचानक दादी की आवाज ने सबको, अरे मेरी माँ, हमको देखो क्या हो गया, अरे पकड़ो इसे। दादी के बूढ़े बालों में बेदम होकर गिर चुकी थी। शर्मा ने तेज से बढ़कर इसे थामा, बेहोश हो चुकी। फिरदौस बेगम और मलिक ने फटफट नजर से देखे, तो शर्मा एहतियात से माहम को समेटा तो डाला, अगर माहम को कुछ हो गया तो मैं तुम दोनों का जीना हराम कर दूंगा, दफा हो जाओ यहाँ से। अगर खैर चाहते हो तो दुआ करो कि माहम को कुछ ना हो, वरना। माहम ने आंखें खोली तो उसे अंदाजा हुआ कि वो एक साफ सुथरे कमरे में एक बेड पर थी। वो आगे में जरासीम का शदवायत की बू फैली हुई थी। फिर कोई इस पर झुका तो कॉलोन की मखसूस महक ने इसके हवास में बेदारी पैदा कर दी। शेरवा के चेहरे पर नजर पड़ते ही वो पलके झपकाना भूल गई थी, लेकिन फिर एकदम ही आंखें बंद करते हुए कह लिया, प्लीज मत भाई, मेरे सामने में आपको देखना नहीं चाहती। उसने खिलाफ सवाई से इल्तिजा किया, मैं इतना नाकाबिल बर्दाश्त। माहम ने शेरवा के लहजे में शिकस्त से, नाकाबिल बर्दाश्त तो मैं हूँ, बल्कि शर्मनाक कहिए। बेटे लड़की बेटे हरी, आप तो बहुत ऊंचे इंसान है, हमारे दिल में इतना फासला तो होना चाहिए कि आपकी शराफत को कोई आंच ना। इसके लहजे में आंसू की मिर्जी से शर्मा को लगा तो कुछ नहीं कह सकेगा, लेकिन फिर वो कहता चला गया, माहम मैंने तो कुछ अंदर दो कुछ इस पर दिल की गारंटी होना, मगर तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं कर सका। ये मेरी शर्मिंदगी इंतहा थी, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना, अगर माफ ना कर सको तो मेरा यकीन जरूर करें। माहम की आंखों से आंसुओं के कतरे बह कर तकिया होने लगे। प्लीज माहम, रो मत, मेरी तकलीफ होती है, तकरीबन कराहा और मेरी तकलीफ का कोई साथ नहीं है, आपको समझदार कौन होगा। माहम बोली तो इसका लहजा बहुत नरम और धीमा था, मैं ही समझदार हूँ, मैं ये ज़ाला भी करूंगा, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। माहम, मैं इतना मजबूर जरूर हूँ तुम्हारे पास कर सकूँ, मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हें पाया है, अब खोने का हौसला नहीं है मुझमें। माहम, मुझसे शादी करोगे, ठहर ठहर कर बोला, लेकिन मैं वो कुछ बोलना चाहती थी कि वह इख्तियार इसका हाथ पकड़ते हुए बोला, कुछ भी कहने से पहले ये सोच रहे हैं कि मैं गलती कर चुका हूँ, ऐसा दूसरी गलती मत करना। देखो प्लीज जल्दी से करार कर लो, अभी सब लोग आ जाएंगे, और देखो प्लीज मैं वादा करता हूँ मैं ब्लैक डाई सारी डाई भी फकीर को दे दूंगा। आखिर में वो इंतहा में समझता, लेकिन फकीर तो टाई नहीं लगाते। माहम इख्तियार बोली, उसके नजर मिलते ही जोर से हंस पड़ी। इसने अपने दिल को पत्थर बना देने का अज़म किया था, मगर इसके हाथों का सहारा पाते ही अंदर तक गिर गई। सारी शिकायतें खुद ही दूर हो गई। इसे यूं लगा किसी बड़े तूफान के गुजरने के बाद वो किनारे से आ लगी हो। अल्लाह के नाम का नाम आखिरी किनारा।